पुलिस को देख के लोग सेफ फील करने की बजाय घबराते हैं। एक गली जिसमें पुलिस खड़ी है, उस गली से इंसान तभी निकलता है जब उसके पास दूसरा रास्ता ना हो जाने का। तो इन सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है? देखिए, हमारे कुछ बेसिक राइट्स हैं जो हमें ना पता होने की वजह से छोटी छोटी जगह पे हमें पुलिस से डर लगता है। एक छोटी सी एफआईआर लिखवाने के लिए आपको जुगाड़ की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एक्चुअल में एफआईआर लिखवाने का जो प्रोसेस है वो हमें पता ही नहीं है। और कुछ लोगों को तो यहां तक नहीं पता कि अगर पुलिस घर से उठा रही है तो उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं। और ये सब ना पता होने की वजह से जब भी आपका पाला इन सब चीजों से पड़ता है तो आपको डर ही लगेगा। और ये जो राइट्स हैं ये इतने बेसिक होते हैं कि स्कूल में होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। आप किसी बच्चे को एक बार ये सारी चीजें बता दोगे वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। देखिए, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक आईपीसी इंडियन पीनल कोड और दूसरा सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जब इंडिया के अंदर कोई क्राइम होता है, मान लो मर्डर हुआ है, तो आईपीसी कहता है कि 302 लगेगा। चीटिंग हुई है तो आईपीसी कहता है कि इसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 420 लगेगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड है तो 309 लगेगा। तो बेसिकली आईपीसी डिफाइन करता है उस पर्टिकुलर क्राइम को। अब अगर कोई डंडा घुमा रहा है तो वो तो क्राइम नहीं है, लेकिन अगर उस डंडा घुमाने से किसी का सर फूट रहा है तो वो क्राइम है। तो आईपीसी बेसिकली हमें बताता है कि क्या क्राइम है और क्या नहीं है। अब ये आईपीसी तो ठीक है, लेकिन ये सीआरपीसी क्या होता है? मान लीजिए कोई मर्डर हो गया है तो आईपीसी ने तो बता दिया कि आईपीसी सेक्शन 302 लगेगी इस पे, लेकिन अब इसकी जांच करेगा कौन? अब पुलिस खुद जाके डिसाइड नहीं करेगी कि आज तुम चले जाओ मर्डर की जांच करने। ये चीज हमें सीआरपीसी बताता है। सीआरपीसी हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर केस की जांच किस रैंक का ऑफिसर करेगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा और क्या क्या स्टेप फॉलो होंगे। इसको आप इस तरीके समझिए, मान लीजिए आप किसी कॉलेज में गए, वहां पे आपको दो मैनुअल मिले हैं। एक में ये लिखा है कि रैगिंग नहीं करनी है, इस टाइम के बाद कॉलेज के बाहर नहीं जाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है कैंपस के अंदर। दूसरे मैनुअल में लिखा है अगर आप ये सब करेंगे तो आपके साथ ये होगा। तो जो पहले वाला मैनुअल है वो आईपीसी हो गया और दूसरा वाला जो मैनुअल है वो सीआरपीसी हो गया। तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं कि इंडिया के अंदर जब कोई क्राइम होता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें से चीजें समझ लें। मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में जाके बताएंगे कि आपके साथ ये चीजें हो गई हैं। इसमें सबसे ज्यादा ये कहा जाता है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। देखिए, एक्चुअल जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से जाते ही आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। पहले आप जाके कंप्लेन लिखेंगे रिटर्न में और रिसीविंग लेंगे। जिनको पता होता है वो ऑलरेडी घर से लिख के लेके जाते हैं, और आप कहां रहते हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। जिस एरिया में आपकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है या क्राइम हुआ है, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेन करनी है। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले परेशान करते हैं कि हमारे एरिया का केस नहीं है, आप दूसरे स्टेशन पे जाइए। इसलिए कुछ लोग अपनी कहानी उसी स्टेशन के इर्द गिर्द रखते हैं जिस स्टेशन में वो कंप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, आपको किसी भी स्टेज पे झूठ नहीं बोलना है, वरना पुलिस वाले अपनी मनमानी करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी कोई इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पे एक रिटन कंप्लेन दें और एटलीस्ट 72 आवर्स तक वेट करिए। क्योंकि रूल के हिसाब से जब आप कंप्लेन करते हैं उसके बाद पुलिस वहां जाती है, पता करती है, आसपास के लोगों से बातचीत करती है कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसके बाद एफआईआर लिखती है। ये ऐसा नहीं होता कि दो लोगों में लड़ाई हुई है, जो पहले एफआईआर करने पहुंच गया उसकी एफआईआर लिख दी जाएगी। जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होती है, आप ये समझ लीजिए कि इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट के केसेस चल रहे हैं उसमें एक केस आपका भी ऐड हो जाता है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि अब ये जो केस है ये कोर्ट में जाना तय है। इस मसले का जो फैसला होगा ये सिर्फ कोर्ट से होगा। अब ऐसे 44 मिलियन केसेस इंडियन कोर्ट में चल रहे हैं। अब आप कहोगे प्रोसेस तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो कोई बात नहीं सुनता है और एफआईआर भी लिखने के लिए जुगाड़ चाहिए होता है। देखिए, अगर आपका केस जेन्युइन है और आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही तो आपको सबसे पहले तो पीसीए, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी, इसमें कंप्लेन करनी है। लेकिन वहां भी अगर आपको टाइम लग रहा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आप अपने एरिया के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक कंप्लेन डाल दीजिए, आपकी बात 100% सुनी जाएगी। ये जो डिपार्टमेंट है इसका काम ही यही है कि अधिकारियों के खिलाफ जो कंप्लेन है उस पर एक्शन लेना। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप एक वकील से बात करिए, सारी सिचुएशन बताइए, विद प्रूफ कोर्ट में जाइए। अगर आपका केस जेन्युइन है तो 100% कोर्ट से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, इसके बाद एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, इसके बाद पुलिस के पास 60 दिन का टाइम होता है इन सारी डिटेल्स की समरी बनाना, विद प्रूफ, कौन कौन एक्यूज है, क्या क्या बरामद हुआ है, सारी इन्वेस्टिगेशन, इनफैक्ट क्या क्या आईपीसी की धारा लगी, इन सब की एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में देनी होती है। और इसको कहते हैं चार्जशीट। देखिए, नॉर्मली पुलिस के पास 60 दिन का टाइम होता है चार्जशीट के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा क्राइम है जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा की होती है तो उसमें 90 दिन का टाइम होता है। और ये जो चार्जशीट बनाता है ये आईओ बनाता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। ये जो आईओ है ये केस की छानबीन भी करता है, ये लीड करता है पूरे केस को। और कौन आईओ होगा और किस रैंक का ऑफिसर होगा ये सीआरपीसी हमें बताता है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है पुलिस का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। इसमें पुलिस को जिस पे भी शक होता है उसको उठाती है। अब पुलिस किसी को भी उठा के पुलिस स्टेशन बुला ले शक के आधार पे, इस पे पुलिस का पूरा राइट होता है। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा वो अपने पास नहीं रह सकती है। और मारना तो बहुत दूर की बात है, गाली तक नहीं दे सकती है, इल्लीगल माना जाता है, भले उसने मर्डर तक क्यों ना कर रखा हो। देखिए, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोगों को उठाती है तो 3 केस होते हैं। एक जिसने क्राइम किया है उसको उठाती है, तो उसका केस तो देखिए खत्म केस है,
उसको तो जाके बस सजा काटनी, लेकिन बाकी के 2 केस हम डिस्कस करते हैं। दूसरा केस होता है कि आपकी किसी से दुश्मनी है और उसने सबके साथ साथ आपका भी नाम डाल दिया कंप्लेन में। और तीसरा होता है कि पुलिस को शक है आप पे, लेकिन आपने क्राइम किया नहीं है। अब देखिए, इनमें से केस कोई भी हो सकता है, लेकिन जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है या फिर उठाती है घर से, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो ऐसे ही नहीं आके उठा सकती है। पहली चीज, जो भी पुलिस ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए विद नेम बैग, और जब वो आपको अरेस्ट करेगी तो एक अरेस्ट मेमो होता है जिसमें डेट, टाइम, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसका नाम, रीजन होता है कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और एक विटनेस जिसके साइन होते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका लॉयर हो सकता है, आपका घर का कोई हो सकता है, कोई करीबी हो सकता है, और कहीं बाहर से अगर वो उठा रही है आपको, तो 12 घंटे के अंदर आपके घर वाले को या फिर आपके किसी करीबी को इन्फॉर्म करना होता है। और देखिए, इस पूरे प्रोसेस में पुलिस वाला कहीं पे भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, गाली तक नहीं दे सकता। ये एक इलीगल काम है। अगर वो ऐसा करता है तो आप पुलिस के ऊपर भी एफआईआर कर सकते हैं। अब आप कहोगे पुलिस वाले आते हैं, प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करते हैं, हम उसमें क्या ही कर लेंगे। देखिए, ऐसे केस में पुलिस वाले जो कह रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उनकी बात मान लीजिए, और जैसे ही वहां से आप फ्री होते हैं उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हैं। अब वो करना क्या है आपको, देखिए, पहली चीज तो आप जो एसएचओ है, डीआईजी है, उसको आप कंप्लेन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस के खिलाफ ही कंप्लेन करेंगे, इससे कुछ होना नहीं है, बल्कि उल्टा पुलिस परेशान करेगी। देखिए, अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते हैं तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं एसएचओ को या फिर डीआईजी को, और रिसिप्ट अपने पास रखिए एज अ प्रूफ। उसके बाद आपको एक एक कंप्लेन पीसीए, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में करनी है। और अगर इन सारी चीजों में भी टाइम लग रहा है, आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो अपने लॉयर से बात करिए, जो सारी कंप्लेन है इनके प्रूफ लेके कोर्ट से एफआईआर करिए उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिसने आपके ऊपर हाथ उठाया है। एक बार एफआईआर हो गई तो आप ये बात ध्यान रखिए कि वो पुलिस ऑफिसर आपके घर के आगे पीछे दिखेगा, आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि उसको भी अपनी जॉब से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना है बिना आपकी गलती के कोई आपको मार रहा है, गाली दे रहा है, 24 घंटे ज्यादा आपको पुलिस स्टेशन में रख रहा है। जिन केसेस में आप देखते होंगे 24 घंटे ज्यादा पुलिस रख रही है, 3-3, 4-4 दिन तक रख रही है, उसमें सिंपल पुलिस ये करती है कि एंट्री ही नहीं करती है और 3-3, 4-4 दिन तक रखती है। 24 घंटे से ज्यादा अगर पुलिस आपको रखेगी तो उसमें सिंपली उसको कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना नहीं रख सकती। देखिए, अगर पुलिस को 24 घंटे ज्यादा पुलिस कस्टडी में रखना है तो उसको कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी होगी कि सबूत और इकट्ठे करने, इसकी पुलिस कस्टडी बढ़ा दीजिए। और कोर्ट भी 14 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता, और वो भी एक साथ नहीं देता है, 3-3, 4-4 दिन करके देता है। तब जाके 24 घंटे ज्यादा पुलिस अपने पास रख सकती है किसी को। अब मान लीजिए 14 दिन पूरे हो गए, अब उसके बाद क्या? तो देखिए, 2 चीजें आपको समझनी होगी। एक होती है पुलिस कस्टडी और दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी जो पुलिस रखती है अपने पास, जुडिशियल कस्टडी यानी कि अब आप मजिस्ट्रेट की निगरानी में रहेंगे पूरे केस के दौरान। अब मजिस्ट्रेट अपने घर पे तो रखेगा नहीं, इसलिए एक अलग से जगह में रखा जाता है, उस जगह को कहते हैं जेल। और जुडिशियल कस्टडी में भी 14 दिन से ज्यादा नहीं रखा जाता है। 14 दिन के बाद फिर से अप्रूवल लेके जुडिशियल कस्टडी बढ़ती है, और ये हर 14 दिन पे तब तक बढ़ती है जब तक या तो आपको बेल मिल जाए, या फिर आप निर्दोष साबित हो जाए, या फिर आपका केस क्लोज हो जाए। इन तीनों में से एक भी चीज अगर नहीं हुई तो आप वहीं जेल में रहेंगे, और हर 14 दिन के बाद जुडिशियल कस्टडी बढ़ेगी। अब यहां से पुलिस को चार्जशीट देनी होती है 60 दिन के अंदर, और अगर 10 साल से ज्यादा सजा वाला केस है तो 90 दिन के अंदर। और अगर पुलिस नहीं दे पाती है तो जो भी एक्यूज्ड है वो बेल ले लेता है। ये जो चार्जशीट पुलिस कोर्ट में बना के देती है, अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब है कि अब मुकदमा शुरू होगा। और ऐसा नहीं है कि जो चार्जशीट पुलिस ने बना के दे दी है वो फाइनल हो जाती है। कोर्ट को अगर लगता है कि कुछ धाराएं जबरदस्ती लगाई गई हैं एविडेंस के हिसाब से, तो उसको हटा भी सकता है। और फाइनल चार्जशीट जब एक्सेप्ट हो जाती है तब मुकदमा शुरू होता है और ट्रायल की डेट दी जाती है। अब कोर्ट के अंदर हर एक चीज डिस्कस होती है, गवाह आते हैं, सबूत दिए जाते हैं जज के सामने, और उसके बाद जज फैसला सुनाता है। मान लीजिए इसके बाद आपको अपराधी बता दिया जाता है, तो आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, और वहां से भी अगर आपको लगता है कि फैसला आपके हक में नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लॉ की बात करते हैं तो हमेशा एक ही नाम याद आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इतना तो हम सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, पर इन्होंने और भी बहुत बड़े काम किए। इनका सफर भी आसान नहीं था। आप इनकी बुक डॉक्टर BR अंबेडकर में इनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कुक्कू FM पे जाके इनकी ऑडियो बुक डॉक्टर BR अंबेडकर सुन सकते हैं। कुक्कू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। लोग इसको काफी पसंद करते हैं क्योंकि आप कहीं भी अपनी कन्वीनियंस से कोई भी काम करते हुए इस बुक को पढ़ सकते हो। इनकी लाइब्रेरी में थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का कंटेंट है जिससे आप बहुत नॉलेज ले सकते हो, वो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में। कुक्कू FM पे फर्स्ट 250 यूजर्स को मेरी तरफ से होगा 50% का डिस्काउंट जब आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे NR50। तो फायदा उठाएं और यूज कीजिए इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म का अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, 3 कोर्ट होते हैं इंडिया में, पहला लोअर कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में क्राइम होता है उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में केस जाता है। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है और पूरे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है। ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, यहां ऐसा नहीं होता है कि दोबारा से सारे गवाह आते हैं, सारा डिस्कशन दोबारा होता है। जो जजमेंट लोअर कोर्ट ने दिया होता है उसको रिव्यू किया जाता है।
और अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें किसी गवाह को सही से ग्रिल नहीं किया गया है या कोई चीज रह गई है, तब उस केस में कोर्ट चाहे तो बुला सकती है, वरना जो जजमेंट आया हुआ है लोअर कोर्ट से उसी को रिव्यू किया जाता है। और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी आपको सजा सुना दी जाती है, फिर उस केस में आपको सजा काटनी होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जो आप बेल ले रहे होते हैं वो भी आपको मिलना बंद हो जाती है, सिर्फ पैरोल मिलता है। अभी बेल और पैरोल में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब तक आपका जुर्म साबित नहीं होता तब तक आपको क्रिमिनल नहीं माना जाता है। और ऐसे केस में अगर कोर्ट को लगता है कि केस अभी चल रहा है, जुर्म साबित नहीं हुआ है और बाहर जाके जो एविडेंस है उनको अभी खराब नहीं कर सकता, तो सिचुएशन देख के कोर्ट बेल दे देता है। लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, उसके बाद आपने हाई कोर्ट में अपील कर दिया है, तो अभी भी आपका केस चल रहा है, तो इसका मतलब कि आप अभी क्रिमिनल साबित नहीं हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जब तक आखिरी फैसला नहीं सुना देता है तब तक आप बेल ले सकते हो। एक बार आपका जुर्म साबित हो जाता है फिर आपको बेल नहीं मिलती है, आपको सिर्फ पैरोल मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से। पैरोल भी तभी मिलता है आपको जब बहुत ही जरूरी हो, कोई मर गया हो घर में, कोई बच्चा हुआ हो या घर में कोई शादी हो। एक सिचुएशन और होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सजा देने के बाद भी एक मौका और होता है आपके पास, वो होता है डेथ पेनल्टी के केस में। अगर आपको फांसी की सजा सुनाई गई है तो उस केस में आप मर्सी मांग सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। जो भी मर्सी मांगता है उसकी मर्सी पिटीशन को हमारे प्रेसिडेंट होम मिनिस्ट्री में भेजते हैं रिव्यू के लिए। फिर होम मिनिस्ट्री भी खुद से डिसाइड नहीं करती है, वो जिस स्टेट में क्राइम हुआ होता है उस स्टेट की होम मिनिस्ट्री को भेजती है। फिर उस स्टेट की होम मिनिस्ट्री जो रिवर्ट करती है उसके ऊपर कैबिनेट बैठती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाँ या ना करते हैं और वो फाइनल होता है। और यही रीजन है कि इंडिया में जो भी केस चल रहे होते हैं उनमें इतना टाइम लगता है।